हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पी.एन. सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इसके बाद मैं पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स जैसे एक एक्टिविटीज़ करते हैं। दो ग्लास लेते हैं, दोनों ग्लास में मैंने लिक्विड भर दिया। इसमें कोई लिक्विड आपको पता नहीं है, ये अज्ञात लिक्विड है, अननोन लिक्विड भरा हुआ है। आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का यूज करना है जिससे ये पता चल सके कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ये पता करना है। तो इसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसका यूज किया जाता है। जैसे हम लोगों के लैब में लिटमस पेपर का यूज जनरली किया जाता है लेबोरेटरीज में। तो अगर लिटमस पेपर अगर यूज करेंगे इसमें, तो ये लिटमस पेपर दो तरह के आते हैं, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। तो सबसे पहले रेड लिटमस पेपर इसमें डालेंगे। अगर रेड लिटमस पेपर को अगर डालते हैं तो रेड पर कोई कलर नहीं चेंज करता है, लेकिन ब्लू अगर लिटमस पेपर यूज करते हैं, अगर कलर चेंज करके रेड में चला जाता है, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर कोई एसिड, कोई सब्सटेंस अगर ब्लू से रेड में चला जाता है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है। तो मान लीजिए इसमें स्टिप जैसे ही डालते हैं ये लिटमस पेपर का, अगर ये ब्लू से रेड में चेंज कर देता है तो ये एसिड है। दूसरा, अगर इसमें अगर ये रेड वाले अगर इंटर करते हैं, रेड का इस पर इफेक्ट पड़ा और ये रेड का कोई चेंजिंग नहीं कर पाया, ये भी। और ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम रेड लिटमस पेपर इसमें ये डालते हैं, तो ये रेड को ब्लू में चेंज कर दिया और ब्लू पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं डाल पाया। तो बता चुके हैं कि एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और बेस वैसे केमिकल सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती है तो ये आसानी से आपको समझने में सुविधा होगी कि कौन से एसिड हो और कौन से बेस हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स, हमारे समझाने का मतलब ये था कि एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में किया जाता है, यानी एसिड बेस को पहचानने में किया जाता है। बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जिसका यूज किया जाता है। सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है? एसिड बेस वैसे इंडिकेटर्स हैं, वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं या सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? Indicators are substances that change their color or odor when it added into an acid or bases। यानी इंडिकेटर्स वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो अपना कलर चेंज करके एसिड और बेस सॉल्यूशन को इंडिकेट कर देता है कि कौन से जो सब्सटेंस है जो हम लिए हुए हैं वो एसिड है और कौन से बेस है। तो ये एसिड बेस इंडिकेटर्स यही काम करता है। अब इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं? इंडिकेटर्स फर्स्ट एक नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर
सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड olfactory इंडिकेटर, और फोर्थ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स को सूचक कहते हैं। इंडिकेटर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, ये नेचर से प्राप्त होता है। दूसरा सेकेंड, अगर सिंथेटिक इंडिकेटर और olfactory इंडिकेटर साथ साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर को मैन मेड इंडिकेटर भी कहते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स एक अलग पार्ट हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, olfactory इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को मैन मेड इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी मनुष्य द्वारा ये बनाया गया इंडिकेटर्स है। अब हमें देखना है कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से प्राप्त होता है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से प्राप्त, जनरली ये प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। अब फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लिटमस पेपर, लिटमस। सेकेंड रेड कैबेज लीव्स, और थर्ड है टर्मेरिक। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर प्लांट से तैयार किया जाता है, लाइकेन नामक प्लांट होता है, उसी से तैयार किया जाता है। यह थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। यही है लिटमस पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि लिटमस पेपर 2 तरह के आते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। एसिड में जैसे ही डालते हैं वो अपना कलर चेंज करके रेड ब्लू में हो जाता है और ब्लू रेड में हो जाता है बेस में। इस तरह से ये कलर चेंज करके ये इंडिकेट कर देता है कि एसिडिक कौन सा सब्सटेंस है और बेसिक कौन सा सब्सटेंस है। रेड कैबेज लीव्स, ये भी रेड कैबेज लीफ, बंदा गोभी, लाल बंदा गोभी के पत्ते के द्वारा भी टेस्ट किया जाता है एसिड और बेस को। और थर्ड है टर्मेरिक, जो हल्दी सामान्यतः सभी घरों में यूज किया जाता है हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये इन्हीं इंडिकेटर्स का उपयोग करके हम एसिड और बेस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर्स हैं जो लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में केमिकली सिंथेसिस किया जाता है, यानी केमिकल मेथड से सिंथेसिस जिस इंडिकेटर का किया जाता है उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स में 2 हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है नेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। नेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो टाइट्रेशन में भी यूज किया जाता है इसका। ये इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो एसिड और बेस को आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थोड़ा सा सारे इंडिकेटर से डिफर करेगा। ऑल्फैक्टरी हमने यहाँ लिखा है कि कलर चेंज करके, तो ये सारे कलर चेंज करके बताते हैं, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है कलर चेंज करके नहीं बताता है। ये सिर्फ ऑर्डर चेंज करके, यानी ऑर्डर का मतलब होता है गंध चेंज करके बता देता है। तो ये ऑर्डर पर डिपेंड करता है, बाकी सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो कलर पर डिपेंड करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं? जैसे ओनियन, वैनिला, क्लोव, ये 3 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। ओनियन और वैनिला, क्लोव ऑयल का भी यूज किया जाता है। ये स्मेल के द्वारा यानी ऑर्डर चेंज करके इंडिकेट कर देते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल के द्वारा या ऑर्डर चेंज करके, गंध चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिड है और कौन से बेस है। लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होता है।
It is a mixture of indicator. Indicators. ये दो या दो से अधिक इंडिकेटर आपस में मिक्स करके ये बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर का डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट कलर्स डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट तरह के कलर देते हैं। तो ये 4 तरह के इंडिकेटर्स हमने यहाँ लिखा, लेकिन जनरली जो होते हैं 2 ही तरह के, नेचुरल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स। ये नेचुरल इंडिकेटर, अब क्वेश्चन आता है कि उसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा क्रिएट करता है कि ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स को इंडिकेट कीजिए। 4-5 दे देगा आपको, लिटमस दे देगा, नेफ्थालिन दे देगा, ओनियन दे देगा, दूसरे मिक्सचर ऑफ कोई दे देगा। तो आप आसानी से ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। ये 3 इंडिकेटर ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स हैं। 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नेफ्थालिन और मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। लिटमस, रेड कैबेज और टर्मेरिक ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। और इस तरह से सारे इंडिकेटर्स के द्वारा आप एसिड और बेस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स के बाद स्ट्रेंथ ऑफ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, एसिड एंड बेस। तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि किसी एसिड का स्ट्रेंथ किस बात पर निर्भर करता है और बेस कैसे निर्भर करता है। जैसे कुछ एसिड्स ले लें, जैसे HCl। HCl को अगर आप डिसॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में ब्रेक करेगा। थर्ड है HNO3, ये H प्लस NO3 माइनस में ब्रेक कर जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ देखना ये है कि कौन से कॉमन है, यानी हमारा जो H आयन है एसिड में सारे, जब एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी इसे जब पानी में घोला जाता है, तो ये H आयन देते हैं, HCl H आयन देते हैं, H2SO4 H आयन देते हैं और HNO3 H आयन देते हैं। यानी एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड का जो स्ट्रेंथ है किस पर डिपेंड करेगा? H आयन पर। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ है उसके H आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बेस के बारे में डिस्कस। अब बेस लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही अच्छा बेस है। इसको Na प्लस और OH में ये डिसोसिएट कर जाता है जब वाटर में इसे घोला जाता है। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी एक अच्छा बेस है, K प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम प्लस प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक कर जाता है। अब आप देखें इसमें कौन सा कॉमन पॉइंट्स है, इसमें भी आपको कॉमन पॉइंट्स दिखाई देंगे। ये OH यानी एसिड्स की जो स्ट्रेंथ है किस बात पर निर्भर करेगी? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन H आयन कंसंट्रेशन, यानी एसिड की जो स्ट्रेंथ होगा ये H आयन पर डिपेंड करेगा, और बेस की जो बेस का जो स्ट्रेंथ होगा किस पर? OH आयन पर डिपेंड करेगा। OH माइनस पर ये डिपेंड करता है, OH आयन कंसंट्रेशन।
ये प्लस पॉजिटिव चार्ज को शो करता है और OH माइनस निगेटिव आयन को शो करता है। तो इसीलिए OH माइनस कंसंट्रेशन या H प्लस कंसंट्रेशन यानी H कैटायन कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो एसिड के अब क्लियर हो चुका होगा कि एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो सबसे ज़्यादा H आयन देते हैं और बेस वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो OH आयन सबसे ज़्यादा देते हैं जब उसे पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर में एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो ये एसिड के स्ट्रेंथ इन्हीं दो चीज़ों पर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या है? अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और दूसरा वीक एसिड। उसी तरह से सिमिलरली बेस में भी होता है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफर है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो सबसे ज़्यादा एच आयन कंसंट्रेशन देता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा एच आयन कंसंट्रेशन देता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और ये लेस एच आयन देता है, कम मात्रा में एच आयन देता है, उसको वीक एसिड कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक्वा सॉल्यूशन में इसे डिजोल्व किया जाता है तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करता है। यहाँ आपको एक और जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सब मिनरल एसिड्स कहे जाते हैं। जितने मिनरल एसिड्स हैं सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं, अब ऑर्गेनिक एसिड को समझ लीजिए क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वे एसिड्स हैं जो प्लांट और एनिमल से तैयार किया जाता है, प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, CH3COOH, एस्टिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। इसे आसानी से हम लोग खाते भी हैं। बहुत सारे एसिड हैं, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे एसिड का हम लोग एसिड को खाते हैं। फूड मटेरियल में भी यूज किया जाता है, फूड मटेरियल में भी पाया जाता है ये। और ये एसिड हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी कोरोसिव नेचर के होते हैं और जब से ही खाएंगे कोई पार्ट्स जो है बॉडी का गला सकता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं खा सकते। वीक एसिड्स, अब आप समझ गए होंगे, ये लेस आयन का सेक्रीशन करता है। ये सबसे कम एच आयन, जैसे ही पानी में इसे डिजोल्व किया जाता है वाटर में, ये लेस आयन का सेक्रीशन करते हैं, इसलिए इसको एक वीक एसिड कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन देते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। अब वीक बेस किसे कहते हैं? तो वीक बेस जो लेस अमाउंट में OH आयन देते हैं। OH आयन जो देता है वो वीक बेस कहलाता है। बहुत सारे बेसेस हैं जो बहुत ही कम मात्रा में OH आयन का सेक्रीशन करते हैं, इसीलिए इसको वीक बेस करते हैं। अब एक पॉइंट हमें समझना है, अल्कलीज किसे कहते हैं? अल्कली जनरली बहुत आता है, पूछते हैं लोग एग्जाम में कि व्हाट इज अल्कली। तो अल्कलीज क्या होता है कि वैसे बेस जो वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं उसको अल्कलीज कहते हैं। Alkalis are those chemical substances which are easily soluble in water। जो पानी, बहुत सारे बेसेस हैं जो वाटर में soluble नहीं होते हैं, insoluble होते हैं, तो बेस तो होते हैं लेकिन वो अल्कली नहीं कहे जाते हैं। लेकिन वैसे बेस जो आसान, जैसे सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड आसानी से वाटर में soluble है, KOH आसानी से वाटर में soluble है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में सोलेबल है।
इसलिए ये जो है अल्कलीज कहे जाते हैं, जो आसानी से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब हम लोग नए पॉइंट्स की तरफ बढ़ें। अब एसिड बेस स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस स्ट्रेंथ किस बात पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है। एसिड का स्ट्रेंथ एच आयन कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है और बेस का ओ एच आयन कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। अब आते हैं कि पीएच स्केल क्या है। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल, यहाँ पी का मतलब होता है, पी मीन्स पोटेंज, एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी अगर दोनों को मिला दें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अगर दोनों को पीएच को कंबाइन कर दें तो पीएच, व्हाट इज पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। इसी को पीएच कहते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही पीएच कहते हैं। तो अब पीएच वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, और जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो क्या होंगे। तो इसको सबसे पहले पीएच स्केल क्या होता है इसको समझें। पीएच स्केल, इसको सबसे पहले सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट ने बनाया था इस स्केल को। अब ये स्केल क्या होते हैं? स्केल को उन्होंने एक लाइन बनाया, ये 0 से लेकर के 14 रेंज तक पाए जाते हैं। इसके मध्य के पॉइंट में 7 होते होंगे, 0 से 14 के बीच में 7 एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये न्यूट्रल होता है। अब ये देखते हैं, ये से 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये जिसका 0 होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये कम होते चला जाता है। एसिडिक प्रॉपर्टी जो है इस तरफ सबसे ज़्यादा बढ़ती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये न्यूट्रल पॉइंट है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, और ये बेसिक प्रॉपर्टीज इस तरफ बढ़ती है, यानी ये बेसिक प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। 7 न्यूट्रल, ये न्यूट्रल उदासीन होता है। 7 जिस भी केमिकल कंपाउंड की पीएच वैल्यू अगर निकलेगा वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा। अगर लेस देन 7, अगर आपका पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, देन इट इज 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। और पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 तो क्या होगा, और पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7 तो क्या होगा। अब इसे आप देख करके आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं कि पीएच का वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी या बेसिक नेचर होगा। 7 से ज़्यादा, पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये एसिडिक नेचर के होंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपको पता है न्यूट्रल होंगे।
तो ये पीएच स्केल है जिसे सबसे पहले सोरेनसन ने बनाया था। ये भी एच आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम इधर की तरफ आएंगे, यानी इस तरफ अगर आएंगे तो एच आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है, और इस तरफ जाएंगे तो ओ एच आयन कंसंट्रेशन OH माइनस इंक्रीज करता है। जैसे जैसे OH की तरफ इधर की तरफ आएंगे 7 की तरफ, और एच आयन के 7 की तरफ जाएंगे, दोनों आकर के मिल जाता है और दोनों मिलकर 7 न्यूट्रल पॉइंट पर चला जाता है। तो ये रहा पीएच स्केल, जिसे एसिड बेस को आसानी से इस स्केल पर आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट होता है पीएच मीटर। पीएच मीटर भी आता है। पीएच मीटर क्या है? पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे किसी भी एसिड और बेस की पीएच वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो ये एक पीएच मीटर भी आता है जिससे किसी एसिड और बेस के पीएच वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखते हैं कि एसिड बेस या पीएच वैल्यू, यानी पीएच का वैल्यू जो है किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे प्लांट पर भी पीएच का वैल्यू का इफेक्ट होता है। दूसरा, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिस पर पीएच वैल्यू इफेक्ट करता है। जैसे हम लोगों को किस किस चीज़ पर, जैसे मान लो कि एसिड रेन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी तभी बेटर फंक्शन करता है जब उसका पीएच वैल्यू 7 to 7.8 के आसपास होता है। 7 से लेकर 7.8 के बीच अगर पीएच वैल्यू है ह्यूमन बॉडी का, तो सारे बॉडी के फंक्शन अच्छी तरह से करेंगे। दूसरा हमें पॉइंट आता है एसिड रेन। पीएच जैसे एसिड रेन क्या होते हैं? बहुत सारे फ्यूल्स हम लोग जलाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 गैस निकलती है। तो ये सब जब वायुमंडल में जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये एसिड में चेंज कर जाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना लेते हैं, HNO3 बना लेते हैं, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो ये सारे एसिड्स जो हैं आपस में मिल करके बारिश के पानी के साथ जब अर्थ पर आती है, पृथ्वी पर गिरती है, तो गिरने के बाद नदी नालों में चले जाते हैं। आप जानते हैं कि नदी नालों में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट, उन पर ये एसिड का इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे उनके लाइफ खतरे में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका पीएच वैल्यू अगर बढ़ जाने से, वाटर का भी पीएच वैल्यू अगर बढ़ जाता है, जैसे नदी के पानी का पीएच वैल्यू क्या होगा, जब एसिडिक होगा तो ज़्यादा मात्रा में एसिडिक फॉर्मेशन होगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे मछलियाँ हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, नदी में रहते हैं, उन पर ये इफ़ेक्ट पड़ने लगता है और उनका लाइफ खतरे में आ सकता है। तो पीएच का ये इम्पोर्टेंस है। सेकेंड इम्पोर्टेंस, सॉइल पर। पीएच ऑफ सॉइल, मिट्टी के सॉइल का अगर पीएच बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसकी फर्टिलिटी पर इस पर इफेक्ट पड़ता है, सॉइल की फर्टिलिटी पर पड़ता है। दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीएच वैल्यू को, अगर सॉइल का पीएच वैल्यू हमें मालूम हो जाता है तो हमें
फर्टिलाइज़र सिलेक्शन करने में सुविधा मिलती है। कौन से फर्टिलाइज़र कौन से सॉइल में यूज करनी है ये पता हो जाएगा तो हम अच्छे से अच्छे क्रॉप का प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसलिए पीएच वैल्यू के द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल का पीएच सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और पीएच वैल्यू अगर हमें पता हो जाए तो आसानी से हम फर्टिलाइज़र कौन से फर्टिलाइज़र हम यूज करेंगे उस फर्टिलाइज़र का यूज करके हम आसानी से आप अच्छे प्रोडक्शन अपने क्रॉप का प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसी बात पर पीएच वैल्यू डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच अगर चेंज कर जाए, करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। पिछले वीडियो क्लासेस में मैंने आप सबों को बताया था कि हमारे स्टोमक में HCl की सप्लाई होती है और ये HCl जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर किसी कारण से इंडाइजेशन की वजह से क्या होते हैं कि HCl गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाती है जिससे ज़्यादा मात्रा में गैस बनने लगते हैं। उस स्थिति में हमारे बॉडी का पीएच यानी स्टोमक का पीएच इंडाइजेशन की वजह से बिगड़ जाता है। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, अब आपको बता चुके हैं कि कोई भी एसिड, जैसे मान लीजिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर HCl की सप्लाई हो और ज़्यादा मात्रा में एसिड बनना शुरू हो गया तो इसको पूरी तरह से न्यूल करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे कि एक बेस यूज करेंगे कोई, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मिल्ड बेस है, मिल्ड बेस है, ये आसानी से खाने वाला बेस है। ये आसानी से अगर यूज कर दें तो ये एक बेस एसिड के साथ, अगर ये एसिड हो गया और इसके साथ एक बेस, ये बेस हो गया, जुड़ करके क्या हो जाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एसिड को न्यूट्रल कर देगा। तो जनरली एंटी एसिड्स का जो यूज किया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन एंटी एसिड के रूप में आते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, ड्रग्स में मिलते हैं, उनका हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से पीएच का जो इफेक्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी होता है इंडाइजेशन के केस में। नेक्स्ट पॉइंट, pH leads to tooth decay। अगर माउथ का पीएच बढ़ जाता है यानी माउथ में एसिडिटी बढ़ती है। अब माउथ के अंदर एसिडिटी कब बढ़ती है, या तो फर्स्ट पॉइंट हो कि इंडाइजेशन की वजह से बढ़ती है, या दूसरा कंडीशन है माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छी तरह से साफ न किया जाए तो माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो फूड मटेरियल पर वर्क करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ की जो ऊपरी कवर होती है इनामेल की बनी होती है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं पूरे बॉडी के अंदर, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है इनामेल होता है। और ये इनामेल दांत के ऊपरी कवर को बनाता है। अगर किसी कारण से अगर आपका माउथ का पीएच बिगड़ जाए यानी एसिडिक हो जाए तो क्या होगा कि ये इनेमल धीरे धीरे कटने लगते हैं और दांत घिसने लगता है और इनेमल कट करके गिर जाता है और टीथ जो है हमारा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इस स्थिति में पीएच बिगड़ने से, माउथ की पीएच बिगड़ने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हमेशा माउथ की पीएच को कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल किस चीज़ से करेंगे, जैसे अभी जब एसिड बनना शुरू होगा माउथ के अंदर, जब एसिड बनेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई बेस यूज कर, टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है। और ये एसिड बेस आपस में मिल करके साल्ट का फॉर्मेशन यानी इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए टूथपेस्ट का यूज करके हम पीएच वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीएच लीड्स टू इन बोथ डीके यानी टीथ डीके में हमारी ये टूथपेस्ट हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट,
बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लें और इसे एक बार मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने, एक दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगी। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे एक प्लांट्स लेते हैं स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ नेटल प्लांट। एक नेटल प्लांट पाया जाता है जिसके जो हेयर्स होते हैं बहुत ही स्टिंगिंग होते हैं। जैसे ये स्टिंग करता है बॉडी के अंदर, ये क्या करता है कि मेथनोइक एसिड हमारे बॉडी में सेक्रीट कर देता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होने लगता है, पेन होने लगता है। जिसकी वजह से पेन होता है, मेथनोइक एसिड जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा पेन होने लगता है। तो जहाँ पर ये नेटल प्लांट पाए जाते हैं वहीं के आसपास में आपको डॉग प्लांट भी मिल जाएंगे। डॉग प्लांट क्या होते हैं? अब ये जो एसिड देता है, नेटल प्लांट जो है एसिड सेक्रीट करता है। डॉग प्लांट क्या है? ये बेसिक नेचर की लीव्स होते हैं इसके, ये बेसिक नेचर के इसके लीव्स होते हैं। अब ये एसिड जो है बेस से अगर उसके डॉग प्लांट के लीव्स को उस पर रब कर दें, आसानी से घिस देंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो पेन है रिलीफ में चला जाएगा। और ये चूँकि ये मेथनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है जिससे पेन होता है, और जैसे ही बेस इसमें रब कर देंगे आसानी से आपका जो पेन है या इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चेंज कर जाता है साल्ट में। ये सारे एसिड और बेस के ही खेल होते हैं, सब एसिड और बेस के ही खेल होते हैं। कोई एसिडिक चीज़ है उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस डाल दो, कोई बेसिक चीज़ है अगर कहीं बन रहा है तो उसमें एसिड डाल दो और साल्ट बना लो। तो इस तरह से एसिड और बेस को एक दूसरे से न्यूट्रलाइज करके हम ये नेटल प्लांट से या दूसरे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो मेथनोइक एसिड या बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो जैसे बहुत सारे इंसेक्ट है जो काट लेते हैं, डंक मार देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई एसिड डाल देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई बेसिक सब्सटेंस को लेकर के रब कर देते हैं और आसानी से वो हमारा इरिटेशन और पेन जो है ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथ साथ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपना कमेंट्स हमें देते रहें मेरे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के द्वारा भी, ताकि हमें उत्साहवर्धन होता रहे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।